ये कहानी है एक ड्रैगन और मॉन्स्टर की, जिनकी आत्मा हमारे हीरो के अंदर है। मॉन्स्टर हमारे हीरो को मारना चाहता है और ड्रैगन उसकी जान बचाना चाहता है। अब एक दिन एक लड़की कुछ गुंडों से बचते हुए उनके एरिया में आ जाती है और यहाँ हमारा शू अपने कैफे में कस्टमर को पुराने शूरवीरों की कहानी सुनाने में बिजी था। उसने जैसे ही अपने पास बैठे दोस्त बाय की ओर नजर घुमाई, वो वैसे ही बोल पड़ा, एक मिनट, मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि तुम उस टियोन के वंशज हो जिसने ड्रैगन किंग को मारा था? अबे नल्ले, मैं यहाँ रोज सिर्फ इसलिए आता हूँ ताकि सबको याद दिला सकूं कि तेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तू नल्ला है और बस तू झूठ बोलता रहता है। अब ये सुनकर शू ने उससे बोला, अबे तू जाना यार, मुझे उसकी शक्ति विरासत में मिली है, विरासत में। इसी दौरान उसकी नजर कैफे की मालकिन यानी कि अपनी माँ पर पड़ी, जो उसके पीछे ही खड़ी हुई थी। वो अपनी आंखें बड़ी कर उससे कहती है, फिर से शुरू हो गया? वैसे आज कौन सी कहानी सुनाई जा रही है, बताना जरा। जिसके जवाब में उसने टपाक से बोला, अरे मम्मी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हो। अरे जरा इन बेचारों को बताओ तो कि मैं झूठ नहीं बोलता। बताना माँ, बताओ। अब ये सुनते ही उसकी माँ एक चम्मच उठाकर उसके सर पर दे मारती है। थोड़ी देर बाद शू बाय के साथ चलते हुए पूछता है, पता नहीं यार, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, पहले से कुछ ज्यादा ही खड़ूस हो गई है यार। इसके साथ ही वो ये भी कहता है, और तू साले रोज रात को कैफे में ऑर्डर देने चले आता है। अबे तुझे इतना भी समझ नहीं आता कि आधी रात हो चुकी है। इस पर बाय ने उसे जवाब दिया, देख भाई, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। मेरा परिवार एक ट्रेनर का इंतजार कर रहा है? शू ने तुरंत कहा, अबे इस बार परीक्षा इतनी जल्दी क्यों हो रही है? और ये सुनने में आ रहा है कि एमओ टेम्पल ने हमारे गांव में जासूस भेजे हैं। ये सच है क्या? इस पर बाय ने उसे बताया, पता नहीं यार, लेकिन बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। और जहां तक 10 साल पहले की लड़ाई की बात है ना, सुना है ड्रैगन किंग हारा जरूर था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और तभी से एमओ टेम्पल मौका ढूंढ रहा है वापस आने का। शायद इसी वजह से टियोन एकेडमी ने इस बार परीक्षा जल्दी रखी होगी। और हाँ, एक और बात, गाँव में जासूस भी हो सकते हैं। अब ये सुनकर शू ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, ये मेरी जिंदगी का फाइनल मौका है, क्योंकि हीरो हमेशा युद्ध में ही जन्म लेते हैं, समझा? और अब ये बारी मेरी है कि मैं अपने सपने सच करूं। बस फिर क्या था? ये सुनते ही बाय ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, अबे ओ साउथ के नल्ले सुपरस्टार, वो बंदा जिसके पास कोई स्पिरिचुअल शक्ति नहीं है। एक बात बता, वो आखिर हीरो कैसे बनेगा जिसके पास कोई स्पिरिचुअल शक्ति ही नहीं है? तुझे क्या लगता है कि ये परीक्षा इतनी आसान होगी? अबे इसमें तो मरने के चांसेस भी 30% है, 30%। और जहां तक मुझे लगता है ना, तेरे जैसों का तो इसमें मरना पक्का ही तय है। अब ये सुनकर शू ने जवाब दिया, हो गया तेरा, देखा मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन बेचारा हर बार नाकाम रह जाता है। ये देखकर बाय ने हंसते हुए कहा, ओ मेला बाबू थक गया। अबे तेरा ये तमाशा ना मैं 100 बार से भी ज्यादा देख चुका हूँ। इस दौरान उन्हें कुछ परछाइयां दिखाई दी, जिसके बारे में बाय का मानना था कि ये जरूर एमओ टेम्पल के जासूस होंगे। अब ये सुनकर शू उस पर कुछ सामान फेंक कर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। और अगले ही पल वो वहां से 9-2-11 हो गया। इधर थोड़ी ही देर में उसने पेड़ पर चढ़कर 4 परछाइयां देखी और ये हिसाब लगाया कि मैंने 4 परछाइयां देखी, मतलब ये लोग किसी का पीछा कर रहे थे। इसके साथ ही वो 3 लोगों को दौड़ते हुए देखकर पेड़ से कूदकर उनके पीछे हो लिया। दौड़ते दौड़ते उसे जंगल में एक हरे रंग की चमक दिखी, जिसे देखकर वो इस सोच में पड़ गया कि बे ये क्या बवाल चीज है, मैंने ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा। क्या पता ये ओटी टेम्पल का कोई सदस्य हो। हाँ, एक बार मुझे खुद चेक कर लेना चाहिए। वो तेजी से उस रोशनी की ओर दौड़ता है और वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक लड़की उस हरी रोशनी के बीचों बीच खड़ी है और वहीं थोड़ी ही देर में वो 3 लोग भी उसके पास पहुंच गए। इसी बीच उनमें से एक ने कहा, उफ उफ उफ, अरे ओ बेवकूफ लड़की, पता है कितनी देर से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, अब क्या गोल्ड मेडल लेकर ही मानोगी? इसके साथ ही एक लड़की पेड़ से नीचे उतरी और उसने कहा, ये एक सीक्रेट मिशन है और नामों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शिकार कौन है और शिकारी कौन है, यही तो सस्पेंस है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो ये तुम्हारा सपना ही रहेगा दोस्तों। अब ये सुनते ही वो तीनों उस पर हमला करने ही लगे थे, तभी शू अचानक जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागता हुआ दिखा। दरअसल उस जगह किसी ने भयंकर जाल बिछाया हुआ था, इसीलिए उसने जोर से चिल्लाया, भैंस की आग, ये सारे जाल किसने बिछाए हैं? और भागते भागते वो सीधा उस लड़की पर जा गिरा जिसने ये जाल बिछाए थे। इसके बाद वो खड़ा होकर सीधा उन तीनों लोगों पर चिल्ला पड़ा, शर्म नहीं आती? एक अकेली लड़की पर 3-3 लोग मिलकर हमला कर रहे हो और तुम छोटी बच्ची हो क्या?
और तुम लोग, यही है तुम्हारी मर्दानगी। ओ, अब समझा, तुम जरूर उस एमओ टेम्पल के जासूस होंगे और तुमने ही ये खतरनाक जाल बिछाए होंगे, है ना? अब उनमें से एक कुछ बोलने ही वाला था, तभी शू ने उसे टोकते हुए कहा, बीच पे ना बोलो भसड़ पप्पू। अगले ही सेकंड वो लड़की की तरफ मुड़कर कहता है, हाँ जी, क्या ख्याल है आपका? एकदम हीरो जैसा दिखता हूँ ना मैं, लेकिन तुम टेंशन न लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो उन तीनों से कहता है, अबे ओ लपड़ झंडुओं, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो अभी यहाँ से भाग जाओ। मैंने शहर के टियोन अकेडमी को सूचित कर दिया है और वो किसी भी पल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वरना पैंट गीली हो जाएगी तुम्हारी। इसी बीच एक बंदे ने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन चून ने उसे फिर से टोक दिया, बस अब एक शब्द और नहीं। अभी वो उसे धमका ही रहा था कि इतने में उसके पीछे से एक विशाल फूल ने उस पर हमला कर दिया और इस दौरान वो लड़की मौके का फायदा उठाकर वहां से 9-2-11 हो गई। वो सीधा जंगल की ओर भागती है और जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसका नाम शेर था। वहां शेर ने उससे पूछा, अब टियोन के बारे में काम है पार्शल की और लड़की के ये कहने पर कि वहाँ सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ा दी गई है, उसने तुरंत उसे एक नया मिशन दिया जिसमें उसे परीक्षा में शामिल होने की बात कही। इस पर लड़की ने उससे पूछा, क्या मुझे वहाँ पर गड़बड़ी फैलानी है? नहीं, तुम्हारा काम बस उस परीक्षा में शामिल होना है और साथ ही एकेडमी के अंदर घुसपैठ करना है ताकि हम ड्रैगन किंग की छिपने की जगह का पता लगा सके। उसने लड़की को इस बात की श्योरिटी भी दी कि ब्लैक मून किंग तुम्हें किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देगा और ये मौका तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वो उसे एक कपड़ा देते हुए कहता है, इसमें एक जादुई मंत्र है जो तुम्हारा जेंडर बदल देगा, जिससे कोई भी तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा और तुम परीक्षा पास कर सकोगी। लेकिन अगर तुम्हारी पहचान हो गई तो हमें मजबूरी में तुम्हें मारना पड़ेगा। और एक बात और याद रखना, जो भी इस मोह परिवार का हिस्सा है वो हमेशा उसी के साथ रहता है और उसी के लिए मरता है। अब इसी दौरान इधर शू ने खुद को एक शैतानी पौधे के सामने पाया जहां उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। उसने भागने की कोशिश की लेकिन वो धड़ाम से गिर गया। इसी बीच उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, क्या तुम शक्ति चाहते हो बच्चे? अभी पूरा इलाका रोशनी से भर गया और देखते ही देखते शू एक भयानक जीव में बदल गया। अगले ही पल उसने शैतानी पौधे को काट दिया, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश भी हो गया। अब थोड़ी ही देर में जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने घर पर पाया। इस दौरान वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहाँ। तभी उसकी माँ ने उस पर एक बर्तन से उसका स्वागत करते हुए कहा, मैं रात भर तुझे ढूंढती रही और तू जंगल में मंगल कर रहा था। लगे हाथों वो उसे 2-3 बार और मारती है। इस पर शू चिल्लाकर कहता है, माँ बस करो, मेरा सिर फट जाएगा। ओहो हो, बड़ा आया सिर फट जाएगा, ड्रामेबाज, चल अब जल्दी से चलकर कैफे में मेरी मदद कर, समझा? इस पर शू बुरी तरह से किलस गया और उसने कहा, माँ पर मुझे तो वो आज टियोन की परीक्षा देनी है ना, तो मैं जाऊं? अब ये सुनकर उसकी माँ ने उसे कहीं भी जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन आखिर में जब वो नहीं माना तब वो उसे रस्सी से बांधकर बाजार चली गई। इधर थोड़ी देर बाद ही पता नहीं कहां से बाय वहां आ गया और वो शू को बंधा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वो उसे छेड़ते हुए कहता है, हाँ भाई मेरे साउथ के सुपरस्टार, कोई मदद चाहिए क्या? अगर हाँ तो पहले मुझे पापा बोल, पापा। बस फिर क्या था, शू ने उसे तुरंत पापा बोल दिया, पापा। जिसके बाद बे उसे परीक्षा के लिए ले जाता है और इसी दौरान रास्ते में शू एक लड़की से टकरा गया जो कि पिछली रात वाली लड़की रियो ही होती है, लेकिन इस बार उसने भेष बदल रखा था। उधर रियो को बस इस बात का एहसास हो गया कि ये तो वही लड़का था ना जो उसे बीती रात जंगल में मिला था। दरअसल उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है। डेविल्स प्लांट ने अपना काम कैसे नहीं किया। इसके साथ ही रियो अपने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे ढकेलकर खुद कंपटीशन में आगे निकल गई। वहीं धीरे धीरे बाकी सब प्रतियोगी भी वहां पर पहुंच गए जहां परीक्षा देने वाली ट्रेनर नियमों की घोषणा करती है। अब इधर रियो शू को देखकर सोचती है, मुझे इसे जीतने से रोकना होगा वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। वहां कंपटीशन हेड नियमों को समझाने के बाद ये घोषणा करती है कि पहला टेस्ट परसेप्शन का होगा जो कि एक जंगल में आयोजित किया जाएगा और जो कि ऑडो जीवों से भरा होगा। इतना ही नहीं, प्रतिभागियों को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करके इन जीवों को ढूंढना और उन्हें पकड़ना होगा।
होगा और सभी का असली लक्ष्य होगा रैंक 3 या उसके ऊपर के ऑर्डन को पकड़ना। इसके साथ ही उसने एक पोर्टल खोल के ये बताया कि परीक्षा के इस लेवल में सिर्फ पहले 200 प्रतिभागी ही पास होंगे और ये कहकर वो सभी को जंगल की ओर ले जाती है। अब उधर जंगल में घुसते ही सभी प्रतिभागी ऑडमॉन जीवों की तलाश शुरू कर देते हैं। इधर शू कुछ समय तक जंगल में घूमता रहा और आखिरकार उसे एक ऑडमॉन जीव दिख गया। लेकिन जैसे ही शू ने उसे देखा, उसकी पीठ पर एक अजीब सा निशान बन गया, जिसे देखकर वो जीव डर के मारे वहाँ से उल्टे पैर भाग गया। इसके बाद वो एक और जीव खोजता है, लेकिन हर बार जैसे ही कोई जीव उसके पास आता है, उसकी पीठ पर वही निशान उभर जाता है, जो कि एक अजीब सी बदबू छोड़ता है और सभी जानवर उससे डरकर भाग जाते हैं। और ऐसा तब तक हुआ जब तक कि एक ऑडमॉन टाइगर उस पर हमला नहीं करता। एक और जहां टाइगर के उस अटैक से बाकी सब लोग भाग गए, वहीं टाइगर ने शू पर छलांग लगाकर उसका पैर घायल कर दिया। अभी फिर से उसकी पीठ पर वही निशान उभरता है, जिसे देखकर टाइगर भी डरकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियो एक पेड़ के पीछे से ये सब कुछ देख रही थी। शू, जो कि अभी भी दर्द में था, एक लड़की को अपनी ओर आते हुए देखता है, जिसने आते ही उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? लड़की ने उसके पैर को देखा और उससे कहा, थैंक गॉड, इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ, चलो स्माइल करो। इसके साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके जख्म पर यूज की और कहा कि अब तुम्हें बेहतर लगेगा। इस दौरान अपने साउथ के सुपरस्टार में ना जाने कहां से हिम्मत आ गई और उसने डायरेक्ट लड़की से उसका नाम पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन तभी पीछे कहीं खोपचे से किसी की आवाज आती है, मैम अदल आपती आतती हो गई हो तो तुरंत तो ऑडमॉन पकड़ने में मदद करो ना। जिसे सुनते ही वो लड़की वहां से चली गई। इसी बीच टाइम की घोषणा होती है कि 119 प्रतिभागी पास हो चुके हैं और अब सिर्फ 9 स्थान बचे हैं। ये सुन शुरू में तो सू सोच में पड़ गया कि वो अब करे तो करे क्या, लेकिन फिर वो एक प्लान बनाता है। उसके प्लान के मुताबिक वो टाइगर के लिए एक जाल बिछाएगा, जिसके लिए उसने अपनी शर्ट से एक डमी बनाया, जिससे टाइगर को वही गंध आने लगी और वो उससे दूर भागे। फिर वो खुद और भी गंदी बदबू फैलाकर पास खड़ा हो जाता है ताकि टाइगर उस डमी से दूर भागे और उसके जाल में गिरकर फंस जाए। आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही और फिर प्लान काम कर गया। टाइगर सच में जाल में गिर गया। इसके बाद शू उस पर बड़ा सा पत्थर मारकर उसे बांधता है और खींचते हुए फिनिश लाइन की तरफ ले जाने लगता है। पता नहीं क्यों ये ऑडमॉन मुझसे डरते हैं। मेरे सिर पर कोई सींग तो लगा हुआ है नहीं ना, पर छोड़ो, इससे क्या ही फर्क पड़ गया, मैंने तो भाई अपने हिस्से का एक तो पकड़ ही लिया। अब दूर खड़ी रियो पेड़ से ये सब कुछ देख रही होती है और अगले ही पल उसने टाइगर पर कुछ जादुई पत्ते फेंक दिए, जिससे कि वो एक छोटे से क्यूट से जीव में बदल गया। अब उधर 199 प्रतिभागी क्वालिफाई कर चुके थे और पोर्टल बंद होने ही वाला था कि तभी अचानक शू की आवाज आती है, जो कि टाइगर की जगह एक प्यारे से छोटे जीव को खींचते हुए आ रहा था। हट जाओ, देखो मैंने एक टाइगर को पकड़ लिया है, यूहू। ये देखकर ट्रेनर ने उससे कहा, मजाक कर रहे हो, ये टाइगर है। अब शू भी रस्सी देखकर चौंक गया। उसने कहा कि मैंने सच में टाइगर पकड़ा था, ये तो कुछ और ही बन गया, ये क्या हरकत है। ये सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी वो छोटा जीव एक अजीब सी एनर्जी छोड़ता है, जिसे देखकर ट्रेनर उसे पहचान गई। याद आया, ये तो एक ऑडमॉन ही है, लेकिन शायद इसे किसी ने काले जादू से शापित कर दिया है। इसके साथ ही वो ये सोचने लगी कि आखिर ये किसने किया, क्या हमारे बीच में कोई जासूस है। अगले ही पल ट्रेनर ने शू से कहा, तुम अस्थायी रूप से इस राउंड में पास हो, लेकिन हम उस टाइगर की जांच करेंगे। अगर वो नकली निकला तो बिना किसी बहस के हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे, समझ गए। इसके बाद वो एक नया पोर्टल खोलती है और क्वालिफाई करने वालों को एक एक करके अगले टेस्ट की ओर भेजती है। उधर रियो मन ही मन इस सोच में लग गई कि अगली बार मैं उसे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब सभी अगले टेस्ट की जगह पर पहुंचते हैं और इस दौरान ट्रेनर ने अनाउंसमेंट किया कि ये है एबेस ब्रिज और अब से टेस्ट और भी मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, जो चाहे वो अभी भी पीछे हट सकते हैं, लेकिन जो 50 प्रतिभागी सुबह सूरज उगने से पहले मेरे साथ पास के स्थान तक पहुंच जाएंगे, वही लोग इस राउंड के विजेता कहलाएंगे। और इसके साथ ही टेस्ट शुरू हो गया। इस दौरान कुछ प्रतिभागी दौड़ते हुए पुल की ओर भागने लगे। तभी बाय शू से पूछता है, तुम उनके साथ क्यों नहीं दौड़ रहे हो? छोटे, टेस्ट इतना आसान नहीं होगा। देखो, ट्रेनर खुद अभी पुल पार नहीं कर रही, हमें देखना होगा कि वो कैसे चलती है और
फिर उसी तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। इसे कहते हैं प्लानिंग। इस पर बाय ने हंसते हुए कहा, मेरे जेम्स बॉन्ड, अब तुम इतना भी सोचने लगे हो। वाह 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 वाह, चलो मेरे लड़के, मेरे साथ रहकर कुछ तो सीख रहा है। लेकिन जैसे ही वो शू की ओर मुड़ा, उसने पाया कि शू पहले से ही दौड़ चुका था। भागते हुए शू ने जोर से चिल्लाया, अबे लबजू देख, वो ट्रेनर पुल पार कर चुकी है, अब देर करने का समय नहीं है। फिर क्या था, दोनों तेजी से दौड़ पड़ते हैं। इधर जैसे जैसे वो दौड़ते हैं, धुंध बहुत गहरी होती गई। उधर ट्रेनर मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये टेस्ट आसान नहीं होगा। दूसरी ओर रियो भी पुल पर थी, जहां वो कुछ हमला कर रहे पौधों से रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसने नोट किया कि ये जीव स्पिरिचुअल एनर्जी की ओर आकर्षित होते हैं, इसीलिए इन्हें दूर रखने के लिए कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। इसी बीच उसने पुल पर जोर से थपथपाया, जिससे वो पौधे और ज्यादा करीब आने लगे और उसे ये एहसास हुआ कि इनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अब उसने सोचा कि जो लड़का मेरे साथ था वो रस्सी के सहारे पुल पार कर गया। इट मींस शायद मैं इन पौधों की एनर्जी जो कि भूख है, उसका इस्तेमाल कर इन्हें रास्ते से हटा सकती हूँ। उधर शू और बाय तेजी से पुल को पार कर रहे थे, लेकिन तभी उनका रास्ता कुछ जीवों ने रोक रखा था। उन्होंने देखा कि कुछ और कंटेंडर्स चुपचाप रेंगते हुए पुल को पार कर रहे थे। ये देखकर बाय ने शू को सुझाव दिया, ओए ओए देख देख देख, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, वो भी बिना आवाज किए। इसके साथ ही सभी चुपचाप रेंगते हुए आगे बढ़ गए। इधर रियो ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक तगड़ा ब्लास्ट किया, जिससे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ गया और साथ ही उसने सबके रास्ते को रोक दिया। अब एक तरफ जहां छोटे जीव पीछे से बाकी कंटेंडर्स पर हमला कर रहे थे, वहीं वो बड़ा मॉन्स्टर आगे वालों का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इस दौरान कुछ कंटेंडर्स मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर ने अगले ही पल उनके हमलों से भी ज्यादा पावरफुल वार कर दिया। इसी बीच ट्रेनर पुल के अंत तक पहुंच गई, जहां उसे दो और लोग अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए, रियो और वो लड़का जो रस्सी से पार आया था। उसने मन ही मन खुश होते हुए ये सोचा कि इस साल दो बड़े कंपटीशन आए हैं। वो दोनों को बधाई देते हुए उनसे कहती है, तुमने इतनी मुश्किलों के बावजूद टेस्ट पूरा कर लिया, अब आप दोनों आराम करो, लेकिन हाँ, सुबह होने से पहले यहीं पहुंच जाना, समझे ना। उधर रियो मन में सोचती है कि मुझे हर हाल में उस शू को क्वालिफाई करने से रोकना होगा। इधर शू को मॉन्स्टर ने पकड़ लिया और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आया तो उसने बोला, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं मर गया? उसके चारों ओर एक तेज रोशनी थी। तभी अचानक उसे एक विशाल जीव की तेज आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो तुरंत उठ गया और खुद को बेहद अजीब सी जगह पर पाता है। अरे क्या ये नर्क का द्वार है? इसी बीच उसे एक बेहद डरावना मॉन्स्टर दिखा, जिसने उससे बस इतना सा कहा, आलिए रे आलिए, तू मुझे भूल गया दिखे। ये सुनकर शू को याद आता है कि जब डेविल्स फ्लावर ने उस पर हमला किया था, तब ये मॉन्स्टर उसके साथ था। उसने फौरन जवाब दिया, तुम वही हो ना जो डेविल्स फ्लावर अटैक के समय मेरे साथ में थे? अब ये सुनकर राक्षस हंसते हुए बोला, तो भाई साहब ने आखिरकार पहचान ही लियो। वैसे बहुत टाइम से हम मिले भी तो नहीं, लेकिन भाई साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पहचानो या ना पहचानो। वो बात इसी है कि बहुत से आदमियों ने मेरी शक्ति की पहचान ना थी, वो मेरे ते डरे करते डरे, इसीलिए तो उन्होंने मुझे तुम्हारे भीतर सील कर दिया। पर भाई साहब अगर तुमने ये सील तोड़ दी तो मेरी पूरी शक्ति तुम्हारी हो जाएगी, फिर तो मौज ही मौज, और तुम अपने दोस्तों की भी मदद कर सको हो, समझ गए? इसके साथ ही शू को सब कुछ याद आने लग गया। हम एबिस ब्रिज पर भी थे। ये सुनकर राक्षस ने कहा, 7 करोड़, मेरा मतलब बिल्कुल सही कहा जी। चलो ये फटाफट इस सील पर हाथ रखो, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही शू को सारी बात समझ आ गई। ओहो, अब समझ आया, अगर मैं इस सील को छूऊं तो मुझे सीधी शक्ति मिलेगी। उसने राक्षस से कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इधर जैसे ही वो अपना हाथ सील की ओर बढ़ाने लगा, मॉन्स्टर की एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी हाथ रखो। लेकिन ये क्या, अचानक से शू रुक गया। अब ये देखकर राक्षस ने उससे पूछा, तुम रुक क्यों गए दोस्त? इस पर शू ने उसे जवाब दिया कि क्या गारंटी है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे जब मैं ये सील तोड़ दूंगा? अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो तुम्हें मेरे अंदर क्यों सील किया गया है? और तो और मैं ऐसा कौन सा 30 मार खान हूँ जो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? ये सुनते ही मॉन्स्टर ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सब जानना है इस राज दुलारे को, पर ये बातें तुम्हारे जानने की नहीं है। मैं तुम्हें अपनी असली
शक्ति दिखाता हूँ। इसके साथ ही राक्षस ने शू को थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी दी, जिसे पाते ही शू ने कुछ अजीब सा महसूस किया। अच्छा, तो ये बला है स्पिरिचुअल एनर्जी, मैं तो इसे अपने पूरे शरीर में महसूस कर सकता हूँ। जिस पर राक्षस ने कहा, महसूस कर लिया, अब सवाल पूछना छोड़ो और जाकर अपने दोस्तों की मदद करो। इसी बीच शू को अपने दोस्त याद आते हैं और एक पल में वो हाथ सील पर रख देता है। उधर ब्रिज के दूसरी ओर खड़ी ट्रेनर परेशान होकर बस इस सोच में पड़ी थी कि टेस्ट इतना मुश्किल तो था नहीं यार कि सिर्फ 2 लोग ही सफल हो पाए, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अब उधर रियो भी एक बार फिर से उस रहस्यमयी आदमी से मिलती है जिसने उसे मिशन पर भेजा था, जहाँ उस बंदे ने रियो से कहा, तुम्हारा काम है अंदर जाकर जानकारी जुटाना और एकेडमी में घुसपैठ करना, लेकिन जो तुमने ऑडमन टाइगर के साथ किया है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर तुम इसी तरह मिशन जारी रखोगी तो सबको शक होने लगेगा और अगर पकड़ी गई तो याद है ना। वो पूरा बोल भी नहीं पाया था कि उसे अचानक बहुत शक्तिशाली एनर्जी का एहसास होता है, जिससे वो बुरी तरह से चौंक गया। ये कौन है? ठीक उसी वक्त इधर शू उस राक्षस की सील को तोड़कर बाहर निकलता है। क्या शू अपने दोस्तों की जान बचा पाएगा या वो भी मारा जाएगा? उसका ये नया रूप कितना खतरनाक होगा, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसका अगला पार्ट परसों आने वाला है।